हाँ तो चलिए प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। जहां भी होंगे अपने TRE4 यानी कि बीपीएससी के प्रिपरेशन में, तैयारी में क्या होंगे? मस्त होंगे। क्योंकि जब तक आप अपना 100% नहीं दीजिएगा तो आपका परिणाम भी 100% बनकर नहीं आएगा। हम लोग इससे पहले साइंस में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किए थे, जहां पे हम लोग भोजन के घटक के बारे में पढ़ने का काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले जो इससे पीछे वाला क्लास था उसको देखे होइएगा, जहां से आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट हुआ होगा, जहां पे बहुत सारे चीज़ों को हम लोग जो भी भोजन से रिलेटेड था उस चीज़ों को हम लोग देखे थे कि कैसे वो हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड है। पहले बताए थे आपको कि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं, अगर उस चीज़ को आप डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक एक अपना इम्प्रेशन और एक अपना छाप छोड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, क्योंकि बीपीएससी एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर महासागर है। तो इतने चीज़ों को, इतने संप्रदाय को, इतने अवधारणा को, इतने विचार को, इतने कॉन्सेप्ट को याद रख पाना थोड़ा सा असंभव है। लेकिन कहता है असंभव कहता है मैं संभव हूं, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। अगर ये बात है तो उस तमाम चीज को आप अगर कनेक्ट करके रखिएगा, एक दूसरे से रिलेट करके रखिएगा, तो चीजें आपके दिमाग में बहुत देर तक, बहुत लंबे अवधि तक बना रहेगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ने का काम किया था। उससे पहले एक बार आपका जहां भी क्या हो, आशीर्वाद, जहां भी आपका दुआ हो, दृष्टि हो, एक बार क्या कीजिए कि हे ईश्वर को याद कीजिए, ताकि जिस प्रयास में हम लोग लगे हैं उस प्रयास का हमारा परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल के आए। उसके बाद आपका छोटा सा साइंस का सेशन का क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा, जहां पे हम लोगों ने देखने का काम किया था भोजन के घटक के बारे में। जैसा कि भोजन का घटक कितना होता है? 5 होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। तो इन तीनों चीज को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पे अवेलेबल है, जहां से आप लोग देख सकते हैं। आज का पॉइंट है हमारा खनिज लवण। क्या है? खनिज लवण। जैसा कि खनिज लवण आप जानते होइएगा, बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ये सब जो खनिज है ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। तो इन तमाम चीज को हम डायरेक्ट अपने भोजन के रूप में, डायरेक्ट माध्यम नहीं ले सकते हैं। इन सभी चीज को हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन के माध्यम से ही अपने शरीर में क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब इसी चीज का कमी हो जाता है तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? दवा लिख के देते हैं, और उसमें लिखा रहता है कैल्शियम का टैबलेट, आयरन का टैबलेट, ये सब आप देखते हुइएगा। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे आयरन का टैबलेट दिया जाता है, कैल्शियम का टैबलेट दिया जाता है, जिससे उसका स्टेमिना, पावर, एबिलिटी, क्षमता बना रहे। तो अगर भोजन के माध्यम से हम अपने शरीर में लेंगे तो हमें दवा खाने की आवश्यकता होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम पहले ही बताए हैं कि किसी भी चीज का, हर एक भोजन का जो घटक है वो पांचों घटक हमारे शरीर में समान मात्रा में जाएगा तो हम लोग कम से कम क्या पड़ेंगे? बीमार पड़ेंगे, और डॉक्टर से मुलाकात भी बहुत कम होगा। डॉक्टर से मुलाकात भी बहुत कम होगा। जैसे कैल्शियम हमको कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा। आयरन कहाँ से मिलेगा? उसके लिए पालक वाले हरा सब्जी का सेवन करेंगे, जिसमें पालक, पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। फिर जो चूड़ा होता है, चूड़ा होता है ना जिसका पोहा बनता है, उसमें भी आयरन पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी आयरन पाया जाता है। और आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। ये थायराइड ग्लैंड होता है जो थायरॉक्सिन रिलीज करता है, एक हार्मोन है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है जो इसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब ये ज्यादा जोर लगाता है, नहीं निकल रहा था, तो ये फूल जाता है, जिसको हम लोग गला का घेग या ग्वाइटर नामक रोग से जानते हैं। प्रश्न पूछता है कि गला का रोग या घेघा रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो क्या होगा आंसर आपका? आयोडीन की कमी से होता है। फिर हड्डी, दांत, रक्त, हड्डी, दांत, रक्त, मांसपेशी आदि के लिए आवश्यक जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन।
अभी आप देखते होगा बहुत सारे बच्चों का बोन्स कमजोर होता है, बहुत सारे बच्चों का बोन्स कमजोर होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं थोड़ी ऊंचाई से भी 2 मीटर 3 मीटर की ऊंचाई से भी गिर जाने पे उसका बोन्स अचानक टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। कहने का मतलब अगर ऐसा होता है इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में किसका कमी है? कैल्शियम का कमी है। किसका कमी है? कैल्शियम का कमी है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो दूध, दही, हाँ ये सब। अब जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी है, उनके लिए बहुत सारे ऐसा मांस भी होता है जिससे हमको कैल्शियम की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मांसाहारी नहीं है तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? पौधा से प्राप्त करेंगे। तो पौधा से भी बहुत मात्रा में कैल्शियम मिलता है। बहुत सारे ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारा ऐसा अनाज है जिससे कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अब आयरन, हरी पत्तेदार सब्जी या पालक, आयोडीन बता ही दिया। आयोडीन से क्या होता है? घेघा नामक रोग होता है। ये इससे प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम में। तो पूछेगा कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। हड्डी को कौन सा? कैल्शियम। अगर आपके दांत में भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाइएगा, आपको दांत में भी कोई समस्या होगा तो डॉक्टर आपको क्या लिखेगा? कैल्शियम का टेबलेट लिखेगा। किसका टेबलेट लिखेगा? कैल्शियम। या आपके बोन में फ्रैक्चर हो गया, कहीं टूट गया, फूट गया, तो उसके लिए भी आपको क्या लिखेगा? कैल्शियम लिखेगा। जो शाकाहारी है तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? शाकाहारी चीजों से, यानी कि पादप से प्राप्त करेंगे। जो मांसाहारी है वो क्या? मांस से और पादप दोनों से अपना कैल्शियम प्राप्त करेंगे। क्लियर? इसमें इस्लाम में कोई दिक्कत है? तो खनिज लवण समझ में आया? तो खनिज लवण का आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं है। अब है जल। क्या है? जल। जल का निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। याद रखिएगा, जल जो बनता है किसके मिलने से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन 2:1 ऑक्सीजन का 1 अनुपात जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। ये क्या हुआ? हाइड्रोजन हुआ। ये क्या हुआ? हाइड्रोजन। ये क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। कह रहा है जल पोषक तत्वों के परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, तापमान नियंत्रण व अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी हमारे शरीर में 75% भाग क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। 75% हिस्सा क्या होता है? पानी होता है। तो अगर आप शरीर में बताए थे क्या कि जैसे आप खाना खाएं, अगर पानी नहीं पीजिएगा तो क्या आपका भोजन का पाचन सुचारू रूप से होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स क्या कि भोजन को पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 75% हिस्सा क्या है? पानी का ही है। 25% में ही ब्लड वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो किस में आता है? 25% में आता है। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट किसका है? मैक्सिमम अमाउंट किसका है? पानी का है। अक्सर देखते होइएगा जब कोई पेशेंट या जब कोई रोगी जैसे ही डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो डॉक्टर पहला काम क्या करता है? पानी चढ़ाता है। क्या करता है? पानी चढ़ाता है। अब पानी हमारे शरीर में बहुत सारे चीजों के लिए चढ़ाया जाता है। पहला कि आदमी कमजोर पड़ गया हो, आदमी क्या पड़ गया हो? कमजोर पड़ गया हो, तो पानी चढ़ाया जाता है। जिससे क्या होता है? उसमें लोगों में थोड़ा सा स्फूर्ति आती है, थोड़ा सा एक्टिवनेस आता है। जैसे ही आप कोई व्यक्ति देखिएगा बीमार पड़े, अक्सर आप सुनते होगा फलाना को पानी चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है? पानी चढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है। क्लियर? तो पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप खाना खा लेते हैं, पानी नहीं पीजिएगा तो आपके शरीर में खाना का पाचन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। खाना का पूर्ण रूप से पाचन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी अगर सही से आप नहीं पीजिएगा तो आपके शरीर से गंदगी का भी निष्कासन सही तरीके से नहीं होगा। क्लियर? बस पानी पीजिएगा। जाड़ा के मौसम में आप देखते होगा कि आपके शरीर से पसीना निकलता है? नहीं निकलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में निकलता है। फिर एक चीज देखते हुइएगा, जितना आप पानी का सेवन गर्मी के मौसम में करते हैं, क्या उतना ही पानी का सेवन आप सर्दी के मौसम में करते हैं? नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्यों? गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पानी पसीना के माध्यम से भी और यूरिनेशन के माध्यम से भी निकलते रहता है। लेकिन सर्दी के सीजन में, सर्दी के मौसम में हम लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जिससे बहुत सारी समस्या, गैस वैस का, ये सब आम बात है।
तो उसके लिए पानी का भरपूर सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी आप जैसे ही पीजिएगा तो आपके शरीर का वो क्या मेंटेन रखेगा? तापमान को मेंटेन रखेगा। नियंत्रण व अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए आपके शरीर में जो जो भी भोजन आप ग्रहण किए हैं, उस भोजन आप पूरा शरीर, आप जो भोजन खाए हैं तो क्या वो पूरा शरीर आपका भोजन रख लेता है? नहीं, उसमें से मात्र 5 पोषक तत्व को ही वह अपने पास रखता है। जो 5 पोषक तत्व है आपका, है ना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण, ये सब है ना, तो इसी 5 पोषक तत्व को ही हमारा बॉडी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है, यानी कि अपने पास रखता है। जैसे एक जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं तो दूध से आप दूध में पानी मिला देते हैं तो कोई दूध का औचित्य रह जाता है? कोई दूध का वैल्यू रह गया? नहीं ना रह गया। लेकिन दूध से मेन चीज हम लोग क्रीम निकाल लेते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं, वो दूध का कुछ वैल्यू है? नहीं, दूध का वैल्यू खत्म है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर, जो कुछ भी हम खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, जो कुछ भी हम खाते हैं, उसमें से हमारा शरीर तमाम चीज को अपने पास नहीं रखता है। अगर सोचिए पूरी चीज को अपने पास रखेगा, ये जो हमारा आमाशय है, तो आज हमारा शरीर बहुत विशाल हो जाता कि नहीं हो जाता? जितना चीज हम लोग दिन भर में खाते हैं, अगर वही पूरा शरीर ऑब्जर्व कर ले तो क्या हमारा शरीर ऐसा ही रहता? पूरा विशाल बन जाता, विशाल काय बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 5 पोषक तत्व को ही हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है और बाकी चीज को कचरे के माध्यम से, अपशिष्ट के माध्यम से शरीर उसका क्या कर देता है? त्याग कर देता है। क्या कर देता है? त्याग कर देता है। तो त्याग कर कचरा और मल को निकालने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप पानी नहीं पीजिएगा तो सही से निष्कासन भी कचरा का नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। ठीक है। अब है आपका रेशा। क्या है? रेशा, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। पाचन तंत्र को सुचारू रखता है। जैसे हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ये सब साबुत अनाज में आपका आ जाएगा चना, मूंग, ये सब आ जाएगा साबुत अनाज में। ठीक है। जो इससे क्या होता है, सपोज दैट, इसका सेवन क्यों करना चाहिए कि आज के ये हम लोग का जो जीवन शैली है बहुत क्या है? व्यस्त है। बहुत क्या है? व्यस्त है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो शॉर्टकट में होने वाला होता है वही हम लोग करते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि जरूरी नहीं है कि कैंसर सिर्फ आपको गलत चीजों के सेवन करने से ही कैंसर होगा। तो तंबाकू, हाँ, बीड़ी, सिगरेट, सिर्फ इसी सब का सेवन करने से कैंसर नहीं होता है। बाकी अभी का आप जो सब्जी खाइएगा उससे भी कैंसर होने की संभावना है। अब बताइए कैसे? क्यों? आप देखते होइएगा अपने गांव घर में जो किसान होते हैं, जो सब्जी 3 से 4 महीने में तैयार होना चाहिए, उस सब्जी में लोग अब क्या करते हैं? तरह तरह का फर्टिलाइजर, तरह तरह का केमिकल उसमें ऐड करते हैं, शामिल करते हैं। अब जिससे जिस सब्जी को तैयार होना चाहिए 3 माह में, 4 माह में, वो सब्जी आपका तैयार हो जाता है 1 माह में, 1.5 माह में हो जाता है ना। अब देखते हैं जो लौकी होता है, लौकी जानते हैं, कद्दू जिसको बोलते हैं, बहुत सारे किसान उसमें इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं। अब वो सब क्या हो गया? स्टेरॉइड हो गया। क्या हो गया? स्टेरॉइड हो गया, केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। अब उतना मात्रा में अगर फर्टिलाइजर हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा शरीर का असर क्या होगा? तो परिणाम स्वरूप सब्जी अगर आप उगाते हैं तो कोशिश कीजिए सब्जी जो है उगाएं आप जैविक पद्धति से उगाएं। किस पद्धति से उगाएं? जैविक पद्धति समझते हैं? जैविक पद्धति हुआ कि जिसमें सड़े गले पदार्थ को, जैसे जो आपका घर का कचरा है, कचरा भी बताए थे, कचरा दो बताए थे, जो भी आपके घर में कचरा है, हाँ, तो कचरा 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। एक को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक को बोलते हैं नॉन बायो, इसका मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको बोलते हैं अजैव। ठीक है।
देखिए, दो तरीके का होता है। एक होता है, एक ऐसा कचरा होगा जो मिट्टी में जो जो सॉइल होता है उसमें घुल मिल जाता है, ठीक है। जैसे सब्जी का छिलका हो गया, जो भी सब्जी का जो गलने वाला हो, जो क्या हो, गलने वाला हो, जो मिट्टी में पूरी तरीके से क्या हो जाए, मिल जाए, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, या बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। एक होता है जैसे प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया, प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप मिट्टी में मिलाइएगा तो क्या ये मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन सब्जी का छिलका है, केला का छिलका है, घर में आपको बहुत सारा कचरा निकलता होगा किचन से, जो किचन से कचरा निकलता है उसमें बहुत सारा ऐसा कचरा होगा जो मिट्टी में पूर्ण तरीके से क्या हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन प्लास्टिक हो गया या दवा का जो सैचेट होता है ना, दवा का जो सैचेट होता है, वो भी आप मिट्टी में मिलाइएगा तो नहीं मिलता है, वो मिट्टी में नहीं मिलता है। हजारों वर्ष हो जाएगा फिर भी वो वैसे की वैसे ही रहेगा, क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अजैव निम्नीकरणीय। क्या बोलेंगे, अजैव निम्नीकरणीय। बात समझ में आया, उसको हम क्या बोलेंगे, अजैव। लेकिन सब्जी का छिलका उलका ये सब होगा आपको गल जाएगा, क्या हो जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाता है ना। सब केला का छिलका ले लीजिए, आप फेंक दीजिए, अब 1 मंथ के बाद जाइएगा देखने, वो पूरी तरह से सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है। तो उससे जो आपके खेत में ह्यूमस तैयार होता है, उससे हमारा क्या होना चाहिए, खरपतवार को गला कर जो खाद तैयार किया जाता है, पहले के जमाने में किया जाता था गांव घर में। जैसे एक डस्टबिन बना, एक गड्ढा खोद दिया और जो घर में कचरा है सब कचरा को लेकर के, कैसा, तो जैव निम्नीकरणीय वाला कचरा को लेकर उस गड्ढा में डाल दिया। अब गड्ढा जब पूरी तरीके से पैक हो गया, गड्ढा पूरी तरीके से पैक हो गया, तो मार्केट से मिलता है क्या, केचुआ, हाँ, उसमें लेकर डाल दिया, उसको डिकम्पोज किया, क्या किया, डिकम्पोज किया। अब जब पूरी तरीके से वो गल उल गया तो उसको लेके किसान खेत में मिला दिया, वो हो गया आपका जैव निम्नीकरण, क्लियर। तब वो लंबा प्रोसेस होता है और परिणाम कम आता है, इसलिए लोग वो करता नहीं है। अब लोग यूरिया, डीएपी, तरह तरह का खाद, ऐसे सब फर्टिलाइजर आ गया है जिसका इस्तेमाल करता है और बृहद पैमाने पे फसलों को उगाता है। तो उससे तो किसान को फायदा हो रहा है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव किससे पड़ रहा है, हम मनुष्य पे पड़ रहा है। तो वो गलत है, वो क्या है, गलत है। तो हम लोग जैव निम्नीकरणीय उस जैविक कृषि करेंगे हम लोग, जिससे क्या होगा कि आपका जो लाइफ का काल होगा वो क्या होगा, लंबा होगा, बढ़ेगा। नहीं तो आजकल का जो हम लोग खाना खाते हैं वो अभी एक तरह से क्या है, जहर ही है, क्या है। अब जो इंसान लौकी को फराने के लिए उसमें इंजेक्शन दे रहा है, तरह तरह का केमिकल ऐड कर रहा है, तो क्या उससे जो फल निकलेगा क्या वो हमारे सेहत के लिए लाभकारी होगा, नहीं होगा। इसलिए समझ में आया। पाचन तंत्र को सुचारू रखता है, जैसे हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, साबुत अनाज में क्या आ जाएगा आपका, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये सब आ जाएगा आपका किसमें, तो रेशा में आ जाएगा। और इसी से मिलता है क्या आपको, विटामिन ई भी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सुबह सुबह क्या बोलता है खाने के लिए, ऑमलेट, ब्रेड, अंडा या तला हुआ चीज नहीं, क्या बोलेगा, आप फल का सेवन कीजिए। क्या बोलेगा, फल का सेवन कीजिए। यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है तो सस्ता उपाय भी आपके लिए है, क्या, साबुत अनाज, मूंग चना आपके घर में होता है, 60 रुपये 50 रुपये केजी देता है, 1 केजी में आप महीना भर खा सकते हैं, और ये सबसे फायदेमंद होता है आपके और आपके सेहत के लिए, क्लियर। तो इसका सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप खूब, अभी का जो हम लोग का बिजी शेड्यूल है, लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, लोग ज़्यादातर जंक फूड का सेवन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं जंक फूड का सेवन। जंक फूड का सेवन कीजिएगा तो क्या होता है कि आपके शरीर के जो आपका स्टमक वॉल्स होता है, स्टमक वॉल्स समझ में आया, अमाशय जिसे हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है ना, तो पेट का जो भीतरी दीवार है, कौन सा दीवार, भीतरी दीवार, उससे जो जूस निकलता है भोजन को पचाने के लिए, वो नहीं निकल पाता है। क्यों, क्योंकि आप तो दिन रात मसाला वसाला चीज़ खा रहे हैं, स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं, तो जो आपको जीभ को बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है आपके जीभ को, लेकिन वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है। तो वो आपके स्टमक के वॉल्स पे, आंतरिक दीवार पे जाके चिपक जाता है। जो उसका कंस होता है, कण वन जो होता है, वो आपके आंतरिक दीवार पे जाके, अमाशय के आंतरिक दीवार पे जाके चिपक जाता है, और उसमें से जो जूस निकलना चाहिए, जिस रेशियो में निकलना चाहिए, उस रेशियो में नहीं निकल पाता है। परिणाम स्वरूप आपके पेट में जलन, गैस, तरह तरह का समस्या उत्पन्न होता है। तो उसमें भी यह सहायता करता है, आपके पूरे पेट को साफ करता है, पेट को पूरा क्या करता है, साफ करता है। चलिए, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ गए होइएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है पौधों से प्राप्त भोजन और उनके स्रोत। अब हम लोग जो भोजन
पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं उसका क्या क्या सोर्स है, क्या क्या रिसोर्स है। सोर्स या रिसोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि चीजें हम कहां से प्राप्त करते हैं। जैसे आप बताइए पानी का क्या क्या सोर्स है। पानी का क्या क्या सोर्स है। पानी का सोर्स होगा वर्षा हो जाएगा, आपका सागर हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, झील हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, नदी हो जाएगा। ये सब क्या है, पानी का सोर्स है। जहां से हमको पानी मिलता है वह हमारा क्या हुआ, पानी का सोर्स हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया बात। पौधा से प्राप्त भोजन और उनके स्रोत, अनाज। सीरियल्स मतलब क्या होता है, अनाज। सीरियल्स मीन्स क्या होता है, अनाज। सीरियल्स मीन्स क्या हुआ, अनाज। जैसे गेहूं, गेहूं कार्बोहाइड्रेट। जैसे गेहूं का आप रोटी खाते हैं, कुछ देर चबाइएगा तो वो मीठा लगता है कि तीखा लगता है, मीठा लगता है। और हम बताए थे जो मीठा है वो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। वह कुछ प्रोटीन, मुख्य स्रोत रोटी, ब्रेड, पास्ता आदि सब किससे बनता है, गेहूं से बनता है। किससे बनता है, गेहूं से बनता है। अब है चावल। चावल, चावल को भी आप लंबे समय तक चबाइएगा तो क्या होगा, वो उसमें मीठा की तीखा, मीठा लगेगा। इसका मतलब उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध, कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत उबला भाप में पका चावल अधिक पौष्टिक होता है। अब देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत उबला भाप में पका चावल क्या होता है, अधिक पौष्टिक होता है। लेकिन हम लोग प्राय क्या करते हैं, जो चीज हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होता है उसको हम लोग नाली में बहा देते हैं, जो चीज हमारे लिए पौष्टिक नहीं होता उसको हम लोग अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। करते कि नहीं करते हैं। जैसे चावल का जो हम लोग फेंक देते हैं, जिसको हम मार बोलते हैं ना, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। उसको बाहर में राइस जूस के नाम से जाना जाता है। क्या, राइस जूस। अब आप बाहर में जाइएगा तो नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, राइस जूस। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने गांव में घर में क्या करते हैं, इसको हम लोग नाली में फेंक देते हैं। यही बाहर में मिलता है, राइस जूस के नाम से बिकता है। आपको 100 रुपया 200 रुपया में मिलेगा आपको ये राइस जूस। अब ये मेन सारा न्यूट्रिशियस कहाँ है, इस राइस जूस में है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी। बात समझ में आया। तो हम लोग इसको फेंकने का काम करते हैं। वाकई में पूछिए तो ये राइस जूस बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। आप ग्लूकॉन डी पीजिए, जितना एनर्जी मिलेगा इसको भी पीने से उतना ही एनर्जी मिलेगा। समझ आया बात। और बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही सस्ता होता है। बात समझ में आया। तो राइस जूस के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो पका हुआ चावल होता है वो भी हमारे लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार, ऊर्जा, कुछ विटामिन बी ग्रुप और फाइबर के अच्छे स्रोत है। जैसे मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार, ये सब पहले के जमाने में आप देखते हुएगा लोग बहुत हुष्ट और पुष्ट हुआ करते थे कि नहीं करते थे। पहले आप शायद ही किसी व्यक्ति को देखते हुएगा जो हॉस्पिटल का चक्कर काटता होगा। अब तो एक बच्चा भी जन्म लेता है तो बगैर हॉस्पिटल का वो जन्म नहीं ले पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भोजन शैली है उसका प्रभाव तो पड़ा है कि नहीं पड़ा है। क्योंकि हमारे शरीर को जहां से भी एनर्जी मिलता है उसका मेन फैक्ट्री हमारा क्या है, स्टमक है। पूरे शरीर को एनर्जी कहां से मिलता है, स्टमक से मिलता है। अगर स्टमक में ही हम गड़बड़ चीज झोंकेंगे तो क्या उसका परिणाम अच्छा आएगा, कतई नहीं आएगा। जब स्टमक में ही हम गड़बड़ चीज झोंकेंगे, जब ईंधन हमारा गलत जाएगा तो उसका परिणाम भी हमेशा क्या आएगा, दुष्परिणाम ही आएगा, अच्छा परिणाम नहीं आएगा। अच्छा परिणाम आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों को सेवन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल लड़का हो या लड़की सबको स्पाइसी खाना पसंद है, टेस्टी खाना पसंद है, लेकिन जो सेहत के लिए अच्छा होगा वो पसंद नहीं है। आप किसी को बोलिए सुबह सुबह चना मूंग खाना है, वो नहीं खाएगा। लेकिन जैसे ही बीमार होगा डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर कहेंगे कि सुबह सुबह आपको फल खाना है, तो फिर वही इंसान आएगा घर पे और 10 दिन तक आएगा, हाँ हमको डॉक्टर साहब बोले हैं फल खाने के लिए। 10 दिन फॉलो कीजिएगा। जब तक आप बीमार है, जब तक आपका जिंदगी जो है जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा है, तो आप फॉलो कीजिएगा। और जैसे ही आप हल्का ठीक होइएगा फिर आप उसी लाइन पे आ जाइएगा, वही पानी पूरी पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उन सबसे वो तो आप जीभ को आपको टेस्टी लगता है, लेकिन वो आपके सेहत के लिए, आपके स्टमक के लिए सही नहीं होता है। क्लियर। तो मक्का, जौ, बाजरा, इससे बहुत भारी मात्रा में पोषक तत्व की प्राप्ति होती है जो हमारे शरीर को पुष्ट और पुष्ट और ताकतवर बनाए रखता है। इसलिए इन सब चीज का भी सेवन करना चाहिए। मक्का, जौ, बाजरा का रोटी तो
शायद ही कोई कोई आदमी अब खाते भी होंगे, और आने वाला, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले पीढ़ी को ये जौ बाजरा का मतलब ही पता नहीं रहेगा, बस पन्नों में सिमट कर रह जाएगा, पन्नों में ही नाम सुनेंगे कि हाँ जौ बाजरा की खेती हुआ करता था। क्या जी, सही गलत? खाए बाजरा की रोटी? हाँ, चलिए। अब है दालें व दलहनी फसलें, अरहर, मसूर, मूंग, चना, राजमा, मटर, उच्च प्रोटीन, कुछ खनिज जैसे। अब ये जो भी दलहनी पौधा है, जो भी दलहनी पौधा है, उससे हमको हाईली मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और आपको हम कल ही बताए थे कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन से क्या होता है, हमारे बॉडी में मसल्स या मांसपेशी तैयार होता है। क्या होता है? मसल्स या मांसपेशी तैयार होता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। अगर प्रोटीन का कमी हो जाएगा, हमारे शरीर में प्रोटीन का कमी हो जाता है, तो क्या सूखा रोग भी हो जाता है बच्चों में, हाँ वयस्क में। ये कई तरह का विकार उत्पन्न होता है। कई तरह का क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। किसी कमी से? प्रोटीन की कमी से। हाँ, क्वार्ट्सियोरकर नामक रोग, मरासमस बच्चों में होता है, मरासमस नामक बीमारी। हाँ, ये सब में कहीं ना कहीं आपका क्या है? भोजन का कमी है। कहीं ना कहीं भोजन के जो अवयव है उस चीज का कमी है, उस चीज का कमी है। तो प्रोटीन से जुड़े हुए चीज हम लोग एक बार पूरा पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन मोटा मोटी समझिए, जो प्रोटीन होता है, जैसे दलहनी पौधे से प्रोटीन ज्यादा मिलता है। एक होता है सोयाबीन का बीज, सोयाबीन का बीज जिसको बॉल ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, सोयाबीन का जो बीज होता है उसको सोयाबीन बीज को हम लोग बोलते हैं बॉल ऑफ प्रोटीन, बॉल ऑफ प्रोटीन। क्लियर? बॉल ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करता है? मसल्स को प्रिपेयर करता है और हमारे शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने का भी काम करता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन और आपका विटामिन, इससे आपका क्या होगा? एक पूरा क्लास ही होगा। क्लियर? लेकिन मोटा मोटी समझिए, जब वहां पर हम चर्चा करेंगे इतना बात आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर? बॉडी से सुडौल और क्या बनता है? आकर्षक बनता है। दालें व दलहनी फसलें, अरहर, मसूर, मूंग, चना, राजमा, मटर, ये सब क्या होता है? हाईली प्रोटीन। इस सब में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। इसलिए कभी भी खाना के साथ हमको दाल ऐड करना ही चाहिए, बगैर दाल का खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर बताया है 5 जो पोषक तत्व है, वो 5 पोषक तत्व का रेशियो सही रहेगा, तो क्या हम लोग बीमार पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। क्लियर? चना, राजमा, मटर, ये सब में क्या होता है? हाईली प्रोटीन होता है। कुछ खनिज भी होते हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर। फाइबर मतलब भी हम लोग पढ़े हैं रेशा। क्या इसका मतलब? क्या हुआ? रेशा। ये हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही उपयोगी होता है। जब हम कोई स्पाइसी मसालेदार चीज खाते हैं तो हमारे आमाशय के आंतरिक दीवार से क्या होता है? चिपक जाता है। तो उस समय अगर हम रेशेदार सब्जी खाएंगे, रेशेदार भोजन का सेवन करेंगे, तो उससे पूरा गंदगी अंदर क्या होगा? साफ होगा। क्या होगा? साफ होगा। ये चीज समझ में आया? तो हरा, इसलिए डॉक्टर बोलता है कि हरा साग सब्जी खाना चाहिए, ताकि आपके आमाशय क्या रहे? जो पेट है वो नीट एंड क्लीन रहे। अब है सोयाबीन। सस्ता हुआ उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोत है सोयाबीन। जो है कौन? जो हम लोग खाते हैं वो नहीं, वो तो उसका क्या है? सिट्ठी है। जैसे गन्ना से हम लोग जूस पी जाते हैं, गन्ना का कचरा बच जाता है, जिसको सिट्ठी बोलते हैं ना, जिसको हम जावन में इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं। सोयाबीन का जो बीज होता है, क्लियर, छोटा छोटा होता है वो बीज, वो प्रोटीन का हाईली सोर्स होता है। उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है? तेल व कुछ विटामिन भी, तेल व कुछ विटामिन, जैसे विटामिन डी। विटामिन डी भी हमारा क्या करता है? बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होता है। उससे भी विटामिन डी भी हमारे शरीर में बहुत अहम रोल अदा करता है। लेकिन एक बात बताए थे, याद रखिएगा, विटामिन हमको एनर्जी देता है कि नहीं देता है? विटामिन हमको एनर्जी नहीं देता है। अब है सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी। पालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। याद रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। पालक में क्या होता है? आयरन। सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां हम लोग को ज्यादा सेवन करना चाहिए। मेथी, सरसों, पत्ता गोभी, आयरन, कैल्शियम, फाइबर व विटामिन ए, सी से भरपूर। हाँ, विटामिन कौन कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए और सी, ए और सी। ठीक है?
जड़ व कंद। अब विटामिन ए के बारे में बताए थे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, बताए थे, रेटिनॉल। क्या बोलिएगा? रेटिनॉल। और सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन ए का होता है, याद रखिएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। इसके कमी से क्या होता है? रतौंधी। याद रहेगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, अभी सब पढ़ना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जड़ व कंद। अब देखिए, जड़, जड़ नीचे की ओर ही क्यों जाता है? जड़ नीचे की ओर क्यों जाता है, बताइए? जड़ नीचे की ओर क्यों जाता है? जड़ नीचे की ओर इसलिए जाता है, कहा गया है, देखिए, एक होता है जड़, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? सूट। सूट। अब रूट क्या है, सूट क्या है, देखिए। मिट्टी के नीचे वाले भाग को रूट। ठीक है, मिट्टी के नीचे वाले भाग को रूट, या द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज अंडर द सॉइल। जो मिट्टी के नीचे हो उसे क्या बोलेंगे? रूट। ठीक है, और जो मिट्टी के ऊपर हो, मिट्टी के ऊपर वाले हिस्सा को सूट। रूट। ठीक है, अब देखिए, रूट में तो सिर्फ क्या आएगा? रूट आएगा। क्या आएगा? जड़ आएगा। अब जड़ भी दो प्रकार का होता है, हम पढ़ेंगे आगे। रूट, ये रूट जो है, यह भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। और दूसरा होता है टैप रूट, टैप रूट। ठीक है, फाइब्रस रूट में बहुत सारा जड़ होगा। फाइब्रस रूट क्या होगा? बहुत सारा जड़ होगा। जैसे प्याज, प्याज में एक जड़ रहता है क्या? बहुत सारा जड़ रहता है। टैप रूट में होगा जिसमें एक मुख्य जड़ हो। एक क्या हो? मुख्य जड़, उसको बोलते हैं टैप रूट। इसी को समझिए पहले। फाइब्रस रूट को हम लोग हिंदी बोलते हैं रेशेदार जड़। क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़। इसको बोलते हैं टैप रूट को झकड़ा जड़। ठीक है, टैप रूट इंग्लिश में आसान है इसलिए इंग्लिश में लिख दिए हैं। फाइब्रस रूट, उसमें उसको बोलते हैं रेशेदार जड़। इसमें जड़ बहुत सारे निकला हुआ था। जैसे प्याज को देख लीजिए, गन्ना, गन्ना जानते हैं ना, इसको सुगर केन बोलते हैं, ईख बोलते हैं, आम बोल जल के भाषा हम लोग ऊख बोलते हैं। जब उसको उखाड़ते हैं तो क्या उसमें एक जड़ होता है कि एक से अधिक होता है? तो वो किस में आएगा? फाइब्रस रूट में आएगा। किस में आएगा? फाइब्रस रूट में आएगा। टैप रूट में आएगा जिसमें एक ही रूट हो। एक ही क्या हो? रूट हो। बहुत सारा पौधा देखते हो सूखा, उसमें एक ही जड़ रहता है, रहता है ना, तो क्या बोलेंगे? टैप रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैप रूट बोलेंगे। जैसे मूली, मूली में पूरे एक जड़ हुआ तो क्या होगा? टैप रूट होगा। क्या होगा? टैप रूट। ये रूट समझ में आया? रूट किसको बोलेंगे? मिट्टी के नीचे वाले भाग को रूट कहते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज अंडर द सॉइल। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। तो मिट्टी के नीचे सिर्फ जड़े ना आएगा। अब जड़ सिर्फ नीचे की ओर क्यों जाता है? क्योंकि पौधों को, पौधा का जो जड़ होता है उसको जल कहां से मिलता है? जड़ के थ्रू मिलता है। कहां से मिलता है?
जड़ के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो वह पानी की तलाश में नीचे जाता है। क्या होगा, पौधे का जो जड़ होता है वह पानी की तलाश में कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है, क्योंकि पौधा में जो जड़ होता है, जड़ से ही पौधों के अन्य भाग में पानी पहुंचता है। पौधों के जड़ से ही अन्य भाग में क्या पहुंचता है, पानी पहुंचता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या पूछेगा कि रूट का कौन सा इसमें सेल होता है जो जल को पौधों के अन्य भाग में ले जाने का काम करता है। जाइलम, क्या नाम है उसका, जाइलम। हाँ, ये जाइलम क्या करता है, तो जल का वहन करता है, जल का वहन करता है, जल का वहन करता है, ठीक है। पौधों में जल को ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, याद रहेगा। पौधों में जल को ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। क्लियर, पौधों में जल को ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। क्लियर, रूट का मतलब समझ में आया। रूट जैसे ही आएगा मेरे दिमाग में यह बात आना चाहिए कि रूट दो प्रकार का होता है। रूट हमेशा मिट्टी के नीचे होता है। मिट्टी के नीचे क्यों होता है, क्योंकि वह जल के तलाश में जाता है, जल के तलाश में नीचे की ओर जाता है। और रूट से ही पौधों के अन्य भाग में क्या पहुंचता है, पानी पहुंचता है। रूट से ही पौधों के अन्य भागों में क्या पहुंचता है, पानी पहुंचता है। और ये पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। तो इसको याद रखने का ट्रिक है क्या, जौ से जल और जौ से जाइलम, जौ से जल और जौ से जाइलम, याद रहेगा। पूछेगा प्रश्न आपसे कि पौधों में जल को वहन करने का काम कौन करता है। ऑप्शन में रहेगा जाइलम, ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी उत्तक। तो क्या मारिएगा, जाइलम। क्या होगा, जाइलम होगा। गुड। अब जड़ के बारे में समझ में आ गया। टैप रूट क्या होता है, फाइबर फ्रूट क्या होता है, समझ में आ गया। फाइबर फ्रूट में जिसमें बहुत सारा जड़ हो, और टैप रूट में जिसमें सिंगल रूट हो। क्लियर। अब है सूट। क्या है, सूट। अब हम लोग समझेंगे सूट को। अब देखिए सूट क्या है। मिट्टी के ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। मिट्टी के ऊपर वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। अगर आप पौधा बनाइएगा, क्या होगा, मिट्टी के नीचे का सीन होगा कि नहीं होगा। ये हमारा क्या जाएगा, पौधा होगा। पौधा का पत्ती पूरा तो नहीं बनाना आता हमको, लेकिन फिगर बना के थोड़ा सा आपको हम समझा जरूर देते हैं। ये आपका क्या है, मिट्टी के नीचे। ये इधर क्या होगा, आपका रूट होगा। क्या होगा, रूट होगा। इसमें क्या है, आपका रूट है। आप मिट्टी के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। तो अब बताइए तो सूट में क्या क्या आएगा, टहनी आएगा, पत्ती आएगा, फल आएगा, फूल आएगा। ये सब किसका भाग होगा, सूट का। सूट का भाग का क्या होगा, पत्ती। पत्ती होगा कि नहीं, फल होगा कि नहीं। फल से पहले क्या आता है, फूल। फल से पहले क्या आता है, फूल। फूल, फूल के बाद क्या होगा, फल। पत्ती, फूल, फल, तना, टहनी। तो किसका हिस्सा होगा, किसका हिस्सा होगा, सूट का होगा। क्लियर, थोड़ा सा क्लियर है ना। जो मिट्टी के नीचे है वो क्या होगा, रूट होगा। रूट इसमें आएगा जो कि हम पढ़ चुके हैं। और हम पढ़े सूट में, तो सूट में क्या आएगा, तना आएगा, पत्ती आएगा, फूल आएगा, कली आएगा। ये सब किसमें आएगा, कली पूछ देगा, पौधे का कली किसमें आएगा, रूट में कि सूट में। तो क्या बोलिएगा, सूट में आएगा। आई थिंक क्लियर, आपको रूट और सूट में अंतर पता चल गया होगा। चला कि नहीं चला, रूट सूट समझ में आ गया। ये आपका पूरा सीन था रूट और सूट का, रूट और सूट का। अब जड़ हुआ कंद, जड़ हुआ कंद। आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, कार्बोहाइड्रेट, कुछ विटामिन व खनिज, सबसे हमको क्या मिलता है। ये सबको आप खाइएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ मात्रा में विटामिन और खनिज भी मिलता है। क्लियर। अब अन्य में है टमाटर, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी। विटामिन, खनिज और फाइबर के स्रोत है। जब भी आप बीमार पड़ते हुइएगा तो अक्सर आप सुनते हुइएगा आपको डॉक्टर क्या बोलता है, हरी साग सब्जी खाने के लिए बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलता है ना। कभी डॉक्टर, अब कभी ऐसा हुआ है कि आप डॉक्टर के पास गए हो और आपको डॉक्टर बोले हो कि हाँ बीमार है, आप सुबह शाम चिकन चावल, हाँ
और जो भी जंक फूड है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब खाने के लिए कभी डॉक्टर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। वो हमेशा क्या बोलते हैं? हरी साग सब्जी का सेवन करें, ताकि आपको जो जिस समस्या से आप परेशान है, वो समस्या आप चाहते हैं कि वो दूर जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हरी साग सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा। एक बात यहां और समझिएगा, ये यहां तक समझ में आया? अब हम यहाँ पे क्या बताएं आपको? जाइलम जो है किसका वहन करता है? जल का वहन करता है। अब भोजन का वहन कौन करेगा? ये तो आप लोग पूछे ही नहीं। जल का धोने का काम करता है जाइलम। अब भोजन का, भोजन बनता कहाँ है? पौधों में, पत्ती में। कहाँ बनता है भोजन? भोजन पत्ती में बनेगा कि जड़ में बनेगा? भोजन कहाँ बनेगा बताइए? पत्ती में। भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। फूड कहाँ बनेगा? भोजन जो है पत्ती में बनेगा। तो भोजन को ले जाने का काम कौन करता है? भोजन को पौधों के, जिससे जल को ले जाने का काम किया जाइलम, तो भोजन को ले जाने का काम करेगा कौन पता है? फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। 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 एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। एफ से फ्लोएम और एफ से फूड। याद रहेगा? कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? जाइलम, फ्लोएम, इसमें कोई दिक्कत? जाइलम जो है जल का वहन करेगा और फ्लोएम जो है पौधों के अन्य भागों में फूड का काम करेगा। और फूड बनता कहाँ है? रूट में कि सूट में? सूट में। रूट में नहीं बनेगा फूड। फूड कहाँ बनेगा? सूट में बनेगा। और यह जो सूट में भोजन बन के तैयार होगा, उसको पौधों के अन्य भागों में ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब बताइए, हमारे शरीर में भोजन से जो एनर्जी मिलता है, उसको ले जाने का काम कौन करता है? ये था पौधा का सीन। और हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, आप लोग बताइए, हमारे पौधों में और हमारे शरीर में जो भोजन बनता है, सॉरी, जो भोजन आता है, उस भोजन से जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी को हमारे शरीर के अन्य भागों में ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड। कौन करेगा? ब्लड। वो तो सहायक है, नस तो सहायक है, ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड। और ये प्लांट में अलग अलग सेल होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम और फ से फूड। फूड माने भोजन। ऐसा आप याद रखिएगा। रिलेट आपको शुरू में ही बोले हैं, हर चीज को क्या कीजिएगा? एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट करके याद रखने में आपको लंबा सहूलियत भी होगा और वह चीज आपके दिमाग में लंबे समय तक टिका भी रहेगा। क्लियर? समझ में आया? यहां तो कोई दिक्कत है? चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे क्या होता है? इति श्री देवा खंडे, यानी कि खत्म होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।